Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies in SO channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं that we are going to discuss about कि कैसे शुरुआत करी जाए। अगर मैं ज़ीरो पर हूँ अभी तो मैं शुरुआत कैसे करूँ इस IBPS SO एग्जामिनेशन को लेकर, राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो सेशन है ये एक स्टूडेंट ऐसे हैं, एक वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर सच जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, जिनको चीज़ें पता है, जिनको सिलेबस पता है, जिन्होंने शायद टेस्ट भी लगाए होंगे, जिन्होंने शायद एग्ज़ाम भी दिया होगा और एग्ज़ाम में एक लेवल तक पहुँचे भी होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे एक सेकेंड लॉबी ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने शायद एग्ज़ाम के लिए अभी सोचा, अभी विचारा, या इस साल वो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले, यानी कि स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगी। क्या अगर मैं बात करूं जो हमारे वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, जिनको पता है, तो देखो जिनको पता है, जिनको सिलेबस पता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, उनको बहुत कुछ पहले से पता है। उनको पता है लेवल क्या है, उनको पता है पेपर कैसा आएगा, उनको पता है कि मुझे क्या आगे करने की ज़रूरत है। अगर मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे आगे क्या करना है। और करने में सिर्फ एक चीज़ आती है कि अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और अपना जो है ना ब्रश अप करना है चीज़ों को। तो ये हो गए हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से तैयारी करी हुई है, जिन्होंने पहले भी इस एग्ज़ाम को लिखा है, ठीक। अब मैं आती हूँ हमारे मेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पे, जिन्होंने एक्चुअली जो शुरुआत जो ज़ीरो से कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सेशन में आगे बढ़ती हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे फ्री सेशंस, है ना, जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करते हैं। और मैं इस प्रिपरेशन की हेल्प से सबसे पहले तो मैं यही बता दूँ कि इसमें जो मेरा सेशन है डेली सुबह 12 बजे होता है। बस सुबह तो नहीं बोलेंगे, दोपहर बोल सकते हैं, है ना। तो मेरी फ्री क्लास, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जो कह रहे हैं कि मैम हमें रीजनिंग समझ नहीं आती, हमने रीजनिंग में कुछ पढ़ा नहीं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं ये कम्प्लीटली मेरी फ्री क्लास है, इसको ज़रूर अटेंड करें। तो फ्री क्लास होती है मेरी रीजनिंग की, और ये क्लास होती है मेरी कब, एट 12 PM। कितने बजे? 12 बजे। कब होती है? मंडे टू सैटरडे, एवरी सिंगल डे होती है। मंडे से लेके सैटरडे हर दिन होती है ये क्लास, इसको ज़रूर अटेंड करिएगा। आपकी मतलब मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, इतना भी अगर आप करोगे, डेली मेरी क्लास अटेंड करोगे, तो आप रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करोगे और अच्छे खासे नंबर भी लेकर आओगे। यहाँ पे आप लगातार बने रहिए। अब बात कर ले भी हमारा IBPS SO का एग्ज़ाम जो है, जिसने एक शॉक हमें पहले ही दे दिया, राइट। जहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पेपर है आपका नवंबर में ना होके प्रीलिम्स का कब होगा, अगस्त में होगा। 30 अगस्त की आपकी डेट आ चुकी है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई, फॉर्म को भरने की, है ना। फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट है वो आप लोगों को पता है, 21 जुलाई है मेरी लास्ट डेट। लेट मत करना, टाइम से अपना फॉर्म भर दो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जब आप बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का, तो आपका पर्पस क्या होता है? आपका पर्पस शायद यही होता है कि हम सिलेक्शन ले लें, है ना। तो अगर मैं सिलेक्शन वाली एक जो है स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे लगता है काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अब सिलेक्शन मेरा किस पर होगा? क्या सिलेक्शन मेरा प्रीलिम्स पे होगा? नहीं। सिलेक्शन के लिए आपके जो SO का एग्ज़ाम है उसमें भाई 3 फेजेज़ है ना। पहले प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू है। तो मेरा सिलेक्शन किस पे होने वाला है? मेरा सिलेक्शन इस पे नहीं होने वाला है। मेरा सिलेक्शन एक्चुअली होने वाला है मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिला के। पहले मेंस का, प्रीलिम्स का पेपर होगा, फिर मेंस का पेपर होगा। मेंस की कट ऑफ आएगी, आपने क्लियर करी, अच्छी बात है। क्लियर करने के ऊपर आपके अच्छे नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नंबर जुड़ेंगे। और फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को आपने क्लियर करा, उसके भी कुछ नंबर जुड़ेंगे। और फिर इसको 80:20 के रेशो में आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकालते हैं, और वो फाइनल कट ऑफ होती है आपकी 100 मार्क्स में से। लेकिन ये बड़ी दूर की कहानी है। मेंस तक जाने के लिए जो मेरी पहली सीढ़ी है वही तो प्रीलिम्स है। अब इसके क्या नंबर जुड़ते हैं? नहीं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स मुझे क्या करना है? केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है? मुझे प्रीलिम्स का पेपर केवल और केवल क्वालिफाई करना है। और मैं आपको सही बताऊं, क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्लियर करनी? कट ऑफ। भाई नंबर इसके जुड़ने नहीं। 125 नंबर का आपका पेपर होगा, 125 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, मार्क्स इसके जुड़ने नहीं है, केवल क्वालिफाई करना। आप क्वालिफाई कैसे करोगे? क्वालिफाई करोगे आप 2 फेजेस में, है ना। क्वालिफाई कैसे करोगे? क्वालिफाई करना है आपको 2 फेजेस में। वो 2 फेजेस क्या हैं? पहला फेज है आपकी सेक्शनल कट ऑफ। पहला फेज क्या है? पहला फेज है आपका सेक्शनल कट ऑफ, और दूसरा फेज है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। क्या है? ओवरऑल कट ऑफ।
अब मैं आपको एक थोड़ा सा रियल आइडिया देती हूँ आपकी कट ऑफ्स का, ठीक है। मैं आपको एक रियल आइडिया देती हूँ। अच्छा, रियल आइडिया देने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख ले क्या। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई मेरे एग्जाम में आना क्या है। मैंने आपसे बोला कि 125 नंबर का मेरा पेपर आएगा। ये है 125 मार्क्स। कैसे? इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 25 नंबर के आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो 50 है लेकिन उसका वेटेज कम है, 25 नंबर का पेपर है आपका। फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। घबराना मत, घबराना इसलिए मत क्योंकि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये लॉ और राजभाषा अधिकारी का है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे बाकी सारे स्ट्रीम्स हैं ना, जो हमारे बाकी सारे स्ट्रीम्स हैं, लॉ और राजभाषा में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आती है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्ट्रीम है जैसे कि आपका आईटी हो गया, आपका एचआर हो गया। मैं ना एग्जाम पैटर्न बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे और बहुत डिटेल में बता रखा है मैंने ये सारी चीज़ें, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके साथ आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आई हूँ। बट फिर भी कोई नया बच्चा है जिसको नहीं पता, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। तो आईटी हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग वाले बच्चे हो गए, है ना, साथ में अपने जो है एएफओ वाले बच्चे हो गए। तो अगर आप आईटी से भर रहे हो, एचआर से भर रहे हो, मार्केटिंग से भर रहे हो या एएफओ से भर रहे हो, तो उस केस में आपका तीसरा सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस है, इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आपका फिर क्वांट आता है। क्या आता है? क्वांट आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आती है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। आईटी, एचआर, मार्केटिंग और एएफओ वाले बच्चों के लिए जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, उनकी क्वांट आएगी। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग सब सेम रहेगा। तो पेपर मेरा कुछ ये आने वाला है। सेक्शनल टाइमिंग है, आपको पता है, इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश में, बाकी बाइलिंगुअल आप करेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा था स्ट्रैटेजी पे आना। तो हमने बात करी कि भाई प्रीलिम्स का पेपर मुझे केवल क्वालिफाई करना है क्योंकि नंबर इसके जुड़ने नहीं वाले हैं मेंस में। मेरी फाइनल, मुझे अगर कोई बैंक में अलॉटमेंट मिलेगा तो वो मुझे मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के मिलेगा। मतलब ये केवल क्वालिफाई कर ले जाओ तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेंस के एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ्स का टाइम होगा। मेंस का पेपर कब है? मेंस का पेपर है आपका नवंबर में, है ना। मेंस का पेपर आपका नवंबर में है। मेरे पास बहुत टाइम है। अगस्त के बाद सितंबर है, अक्टूबर है, फिर 9 नवंबर को जाके मेरा मेंस का पेपर है। बहुत टाइम है मेरे पास अभी। तो मेंस में मैं अच्छा कर लूँगी, इंटरव्यू में मैं अच्छा कर लूँगी, तो मेरे पास समय है इसको प्रिपेयर करने के लिए। अभी मेन फोकस है मेरा क्या? प्रीलिम्स। जो पेन एरिया है वो है प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स को क्या करना है? केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप सेक्शन वाइज क्वालिफाई करो, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस में क्वालिफाई करो, और दूसरा आप ओवरऑल कट ऑफ निकालो, यानी कि टोटल इतने नंबर आ जाए तीनों सेक्शन को मिला के कि ओवरऑल आपकी कट ऑफ पास हो जाए। अब टू आवर सरप्राइज मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है 2024 की। मैंने नोट डाउन किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे से बोलो कि मैम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये जो कट ऑफ गई है ये किस रेंज में गई है, तो मैं तीनों की कट ऑफ का आपको अगर एक आइडिया दूं तो बहुत सिंपल, सेक्शन वाइज आपकी जो कट ऑफ है, सेक्शन वाइज जो आपकी कट ऑफ है उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 5 से लेकर, वैसे मैं 2024 की रिस्पेक्ट में यानी कि पिछले साल की रिस्पेक्ट में अगर कट ऑफ की बात करूं तो ये गई है आपकी कितनी? 5 to 10 के बाद, क्योंकि हर कैटेगरी की अलग अलग होती है। हर कैटेगरी से मेरा मतलब है पोस्ट की, मतलब लॉ की अलग कट ऑफ निकलेगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की, फिर आपके एचआर की अलग निकलेगी, आईटी की अलग निकलेगी, मार्केटिंग वालों की अलग निकलती है, लॉ वालों की अलग निकलती है, एएफओ वालों की अलग निकलती है। तो सबकी जो है ना एएफओ, जैसे ये 6 पोस्ट हैं, इन 6 पोस्ट की कट ऑफ सेक्शन वाइज अलग अलग निकलती हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी अलग अलग निकलती है। तो मैंने उसको सबको समराइज करके आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया देने के लिए मैंने इसको समराइज किया है कि अगर मैं 2024 की बात करूं तो सेक्शन वाइज यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के सेक्शन की जो कट ऑफ है वो 5 to 10 मार्क्स के बीच में रही है सारी पोस्ट की। अब लेकिन मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि भाई 10 नंबर की तैयारी करके चलो, ऐसा तो बोलना बिल्कुल पाप है। क्यों? क्योंकि 10 नंबर अपने दिमाग में लेके चलोगे तो ओवरऑल कट ऑफ कहाँ से निकालोगे, वो भी तो निकालना है ना। अच्छा, 10 नंबर या 12 नंबर का क्राइटेरिया हम तब रख सकते हैं जिस सब्जेक्ट से मुझे बड़ा डर लगता है। मेरी क्वांट मैम बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं इसकी बस कट ऑफ निकल जाए, बाकी मैं इंग्लिश और रीजनिंग से नंबर ले आऊँगी। अगर आप ये वाले कैंडिडेट हो तब आपके लिए सेक्शनल कट ऑफ मायने रखती है कि भाई इतना नंबर तो लाना ही है वरना मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब लेकिन इस साल 2025 में, अच्छा कट ऑफ ना बड़े सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कोई पोस्ट है, जैसे आपने मान लिया आईटी,
अब आईटी में कितने बच्चों ने पेपर दिया, ये बात, आईटी की कितनी वैकेंसी आई इस साल, ये बात, आईटी में जो आपका पेपर था वो बच्चों को किस किस लेवल पे लगा, है ना। तो आपका जो कट ऑफ है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे वैरी करता है। तो आप इसी को स्टैंडर्ड मान के नहीं चलेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इसको 10 to 15 कर लीजिए। इसको 10 to 15 यानी कि 5 नंबर यहाँ बढ़ा लो, 5 नंबर यहाँ बढ़ा लो, ये लोअर लिमिट ले लो और ये अपनी मैक्सिमम लिमिट ले लो। लेकिन 10 से 15 ये आप किस सेक्शन के लिए सोच के चलेंगे, 10 से 15 आप उस सेक्शन के लिए सोच के चलेंगे जिसमें आपको लगता है कि यार मैं 2 महीने में भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो इसमें मैं उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूँ जो मुझे 10 से 15 मार्क्स दिला दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ये बात। चलो अब आ जाइए आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ पे। किस पे आ जाइए, ओवरऑल कट ऑफ पे आ जाइए, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे ओवरऑल कट ऑफ की, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ आपकी निकलती है 125 नंबर में से। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांट के 50 नंबर, रीजनिंग के 50 नंबर और इंग्लिश के केवल 25 नंबर, बताया था अभी आपको। 125 मार्क्स में से निकलती है। अब इसका जरा एक डेटा देखो, क्या डेटा है आपका पिछले 2024 का। तो ये जो डेटा है आपका, आप मान के चलें कि 66 तक मेरी कट ऑफ जाती है। लेकिन आप अगेन आप 66 नहीं लेके चलेंगे दिमाग में, आप थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे, ताकि आप कोई भी अगर वर्स्ट से केस सिनारी हुआ, है ना, कोई बहुत ही आफत ही आ गई, तो भी आप सेफ रहो। हमें सेफ रहना, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो अगर मैं सेफ की बात करूं, तो आप अपना मैक्सिमम टारगेट जिस भी पोस्ट से आप हैं, इससे कम ही आएगा, लेकिन जिस भी पोस्ट में आप हैं, आप अपना टारगेट लेके चले 70 to 75। ठीक है, 75 हो सकता है आपको लगे कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट ट्रस्ट मी, ये टारगेट्स अगर आप लेके चलते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्रीलिम्स को निकालना। कट ऑफ, मैक्सिमम कट ऑफ जो पिछली बार गई हैं वो हमारी 66 तक गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आती है दूसरी बात की, तो फिर करें क्या और कैसे करें, है ना। ये भी तो एक मुद्दा है कि हम क्या करें और कैसे करें। तो देखो, समझो इस बात को कि जो बेसिकली मेरे इस एग्ज़ाम का जो मुद्दा है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा कैसे जाएगा, मैंने कट ऑफ आपको बता दी, सेक्शन वाइज बता दी, ओवरऑल बता दी। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का क्या क्या है, देखो, एक तो है आपके फंडामेंटल्स को आप कवर करोगे। फंडामेंटल्स के बिना चलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे, है ना। फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स के बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और ये तीनों सब्जेक्ट का है। लॉ वालों के लिए जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, क्वांट हट जाएगा। और तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है मॉक। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अब तो टाइम है नहीं, अब तो हम केवल फंडामेंटल्स कर लें, इतना ही बहुत है, मैं बोलूँगी बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल्स के भरोसे आप चल नहीं सकते। आपका मेन मुद्दा तो मॉक्स है, यहाँ से शुरुआत करनी है, लेकिन आना तो यहीं पे, क्योंकि पेपर तो यही है ना। मॉक ही तो दोगे एग्जाम में जाके भी, एक मॉक ही तो होता है, बट वो एग्जाम में होता है, वो रियल टाइम है, वहाँ आपके आपने जो कर दिया वो फिर फाइनल रिजल्ट है आपके। तो हमें क्या करना है, हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हमें अपने मॉक्स तक आना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब फंडामेंटल्स जो है वो मुझे 3 सब्जेक्ट के करने हैं। मुझे करना है क्वांट, लॉ वालों के लिए जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, है ना, ये लॉ वालों के लिए है। देन रीजनिंग करनी, इंग्लिश करनी है ना। अब इसमें आप पहले क्या करोगे, फंडामेंटल्स जब मैं कवर करने जाऊंगी तो मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले आपके लिए एक सेशन बनाया है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से बताया, समझाया। मैं उस सेशन का वीडियो भी लगवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, उसको डिटेल में देख लेना। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फंडामेंटल टॉपिक का मुझे क्या करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट, या फिर लॉ और राजभाषा वालों के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश। पहले करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे ही आपके हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएं, इसके लिए आपको अपना टाइम लगाना है केवल 1 महीना। अपने आपको टारगेट ही 1 महीने का, तो भाई मुझे 1 महीने में ही करना है कॉन्सेप्ट। जितना होता अच्छी बात है, जो नहीं होगा फिर आप 1 महीने के बाद केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मॉक करेंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का गो थ्रू हो जाना चाहिए, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे लगाने मॉक्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगी, जब आप ये फंडामेंटल टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना। जब आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो तो क्वांट पढ़ोगे कैसे, क्वेश्चन लगा लगा के पढ़ोगे। रीजनिंग पढ़ोगे कैसे, क्वेश्चन लगा लगा के पढ़ोगे। तो जब आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो उस तैयारी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ इसी टाइम पे आपको क्या करते रहना है,
इसी टाइम पे आपको टॉपिक टेस्ट लगाते रहना है ना। और टॉपिक टेस्ट के बाद आ जाओगे आप अपने सेक्शन वाइज टेस्ट पे, सेक्शन टेस्ट लगा लोगे और सेक्शन टेस्ट के बाद मुझे आना फाइनली कहाँ है, मॉक्स पे आना है। ये प्रोसेस यानी कि फंडामेंटल प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टॉपिक टेस्ट, इसके लिए आप दीजिए अपने आप को पूरा का पूरा 1 मंथ, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो आपके पास बचा है आपका सेक्शन वाइज टेस्ट और साथ में मॉक्स को दीजिए आप अपना पूरा का पूरा, एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 20 डेज का टाइम आपको देना ज़रूरी है। समझ में आ गया? जब आप, और यहाँ पे आपको कितना कर लेना है, फंडामेंटल्स की जब बात की जा रही है तो कितना, अराउंड 50% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, कम से कम 50% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कल ही मैंने शायद आप लोगों के साथ एक सेशन किया था जिसमें मैंने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, उन सेशंस को देख लेना। बट ज़्यादा ना ये मत करना कि हम केवल सेशन देखते चले जा रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी। नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट। इस समय करने का वक्त है, बहुत ज़्यादा सुनने गाने का वक्त नहीं है। अब बस लग जाओ, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसके साथ लग जाइए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिलेबस है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये लिखे हुए मैंने, ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये केवल आपके जो हैं वो टॉपिक टेस्ट वगैरह से पूरे हो जाएंगे। मतलब इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक वगैरह में कवर हो जाएगा, इसको अलग से कर लेना। इसमें भी आप मेरे से बोलो मैम इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वांट आ गया। भाई देखो क्वांट में ना अपने आप को ऐसे डिवाइड कर लो कि एक सेक्शन वाला अच्छे से कर लो जिससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अच्छा, वो एरिया कौन सा, वो एरिया आपका ये वाला है, इसको बढ़िया से कर लो। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें। फिर अब मुझे अगर बेहतर करना है क्वांट में, वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि भाई 10-12 नंबर तक मैं सोच सकूं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप अर्थमेटिक पे आ जाइए। अर्थमेटिक में एक जो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये, तो परसेंटेज हो गया, एवरेज प्रॉफिट लॉस, ये जो सारे टॉपिक है ना ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने सेट्स हो सके लगा लीजिए। बट डेटा इंटरप्रिटेशन पे आने से पहले आपको यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। बिना इसको करे आप डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें, इनसे हमारी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी। इसको बढ़िया कर लो, इससे सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो, इसको बढ़िया कर लो या जितना हो सके उतना कर लो। उस पे बेस DI की प्रैक्टिस करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा। और अभी हार मत मानना, 2 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 महीने बहुत है आपकी ज़ीरो से तैयारी के, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स में नंबर नहीं लाने हैं बहुत, मुझे केवल क्वालिफाई करना है। सो एक राइट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ोगे, बहुत प्यार से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये कर लेंगे हम। ये जो रेड लिखा है ना, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ, अगर मैंने पहले तैयारी कर रखी तो फिर करिए। इस बार पहली बार तैयारी करो तो मैं बोलूँगी नहीं, पहले इतना कर लो, टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अदरवाइज कीप इट सिंपल। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में देखो 3 पिलर्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक तो ग्रामर होती है आपकी, एक आपके रीडिंग स्किल्स होते हैं, और एक होते हैं आपके क्या, वोकैबुलरी। मैं बोल रही हूँ कि एक, अगर मैं आपको बात बोलूँ ना कि कोई एक चीज़ कर लो, तो मैं बोलूँगी रीडिंग कर लो। रीडिंग कैसे कर लो, एक आर्टिकल पढ़ लो। आप मेरे कभी भी अगर आपने मेरे साथ डिस्कस किया होगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि कुछ भी ना करें अगर आप इंग्लिश में केवल आप एक आर्टिकल डेली पढ़ रहे हैं, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही महीने का टाइम है, इंग्लिश आनी भी है, सबके लिए आनी, 6 की 6 पोस्ट के लिए आनी है, तो रीडिंग एक आर्टिकल डेली पढ़ो, वहाँ से वोकैब को अपनी स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ से सेंटेंस अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ से देखो कि कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद आता है। रीडिंग से आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया हो जाएंगे, इससे आपका जो है क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी, है ना। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगी, जो कि ज़रूरत है, और नए नए वर्ड्स आते हैं ना एग्जाम्स में आजकल। अब बचा है आपका ग्रामर वाला पोर्शन, तो ग्रामर को एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट को एक बार समझो, लेकिन कॉन्सेप्ट ही पढ़ते मत चले जाना कि मैंने नाउन के एरर पढ़ लिए लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे फाइंड आउट करना है। देन यू अप्लाई, स्पॉटिंग एरर में अप्लाई करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अप्लाई करो, सेंटेंस करेक्शन में अप्लाई करो। प्रैक्टिस करना है, जो ये स्ट्रेटजी पकड़ लो। अब सीधे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी भाई,
अगर आपको लगता है कि इतने कम टाइम में आप फ्री सोर्सेज से अपनी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट फ्री सोर्सेज में 2-3 बातों का ध्यान रखना ताकि आप गड़बड़ ना करो। एक, उन लोगों के आप पहले ये चेक कर लो कि क्या मुझे रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, क्या मेरे एग्जाम में भी यही चीज़ें आती हैं, PYQ देख लो, पता चल जाएगा। फिर दूसरा ये देख लो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझ तक समझ में आ रहा है, क्या मैं उसको ग्रास्प कर पा रहा हूँ या नहीं, वो देख लीजिए। तीसरा, क्या सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। अगर ये तीनों चीज़ें मिलती है, यू कैन गो विद द फ्री सोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पहले से जानकारी है इस एग्ज़ाम की, आपने पहले से पढ़ रखा है। क्योंकि बिल्कुल नए हो तो मैं ये फ्री सोर्स वाला बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। फ्री सोर्स फिर केवल प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं उतना, टाइम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये बैचेस हैं अड्डा के स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक लगाया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टोर पे ये बैचेस हैं। आज है कितनी, 4 जुलाई, कल से ये आपके बैचेस, यानी कि 3 जुलाई से ये बैचेस शुरू हुए हैं, जिसमें आपका लॉ का बैच है, IT का बैच है, AFO का बैच है, मार्केटिंग का, HR का, सबके बैचेस है। यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651, आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। देन ये है आपकी टेस्ट सीरीज़। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को केवल टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल अड्डा की एप्लीकेशन पे, डिस्काउंट कोड आपके सामने है। टेस्ट प्राइम भी ले सकते हो, टेस्ट प्राइम में आपको IBPS SO के तो सभी टेस्ट मिलेंगे, बाकी और भी टेस्ट मिल जाएंगे। अगेन यू कैन सी टू इट, देख सकते हैं आप। या फिर आपको लगता है कि मैम हमें इस साल बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, केवल IBPS SO की नहीं कर रहे, तो आप बैंक महापैक प्लस को भी देख सकते हो, जिसमें सभी एग्जाम्स के लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट प्राइम सब कुछ मिलेगा, राइट। आप देख सकते हैं, मतलब कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक। क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे, कोर्स टैब में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ पे आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ आ जाओगे। क्लिक करने के बाद ये है IBPS SO। अब एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है, हमें जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके हमें यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी ओपन होएगी। ऑल कोर्सेज में जाना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना रेगुलेटरी बॉडीज़, ये आ गया आपका IBPS SO। और IBPS SO के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है, रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाते हैं, IBPS SO में जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। अड्डा की एप्लीकेशन पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे हमने कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडीज सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम आ गए IBPS SO में, ये आ गया आपके सारे बैचेस हैं। बैचेस के नीचे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, एवरीथिंग इज़ हियर, और साथ में यहीं पर आपको मिल जाएगा बैंक महापैक प्लस, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, सपोज़ मुझे लॉ का बैच में एनरोल करना है, या जो भी बैच में आपको एनरोल करना है, अभी आपको 2759 दिख रहा है, ये फ़ीस कम हो जाएगी, डिस्काउंट कोड लगाने से लगा लेना, ताकि आपको कम फीस में जो है बैचेस मिल जाएँ, ठीक है। डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा, Y651, कर दो अप्लाई, और जैसे ही आपने करा है अप्लाई, आई थिंक आपकी फ़ीस 2500 आ जाती है। तो कम्प्लीटली योर चॉइस है, मैंने आपको केवल एक स्ट्रैटेजी बताई है, और यहाँ स्ट्रैटेजी से मतलब यही है कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो अगर कर लेते हैं तो बहुत प्यार से आपका पेपर निकल जाएगा। हाँ, जो बिगनर है, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात और बोलूँगी कि भाई समय कम है, तो थोड़ा समय ना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, केवल 4 घंटे से नहीं हो पाएगा, 5 to 6 आवर्स मिनिमम, 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको देने होंगे, ठीक है। बाकी कोई और डाउट रह जाता है मुझे बताइएगा। मैंने आपको बताया मेरी फ्री क्लास डेली 12 बजे होती है अपने इसी चैनल पे, उस फ्री क्लास को भी आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कुछ और डाउट आपका रहता है मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।